Assalamualaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of software engineering, and today we are going to look at chapter number 3, that is requirements engineering. So सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। तो लेक्चर नंबर 2 के एंड पे हमने देखा था कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली है वो क्या कॉन्सेप्ट है। हमने कहा था कि अगर हम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन को किसी एक सिनेरियो में एक और पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने कहा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो डेवलप कर रहा होता है सॉफ्टवेयर को, उसके लिए लाजमी होता है कि वो कुछ क्वेश्चंस को आंसर करे। अगर तो वो इनको सक्सेसफुली आंसर कर पा रहा है इन क्वेश्चंस को, तो इट मीन्स कि उसका सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो टिल द एंड बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करेगा। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे कि कौन सी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने जा रहा है, फिर उसमें कौन कौन से यूज़र्स, कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्वड होंगी, उन एंटिटीज़ को रियलाइज़ कैसे किया जाएगा, फिर उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कौन सी अप्रोच यूज़ होगी एरर्स को रिमूव करने के लिए, और फिर आखिर में उसको मेंटेन बाद में कैसे किया जाएगा उसकी डेवलपमेंट के बाद। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लाजमी होता है कि वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इन सब क्वेश्चंस को सक्सेसफुली आंसर करे। तो ये तो था रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का फेज़। ठीक है। उसके अलावा इस पैराग्राफ को अगर हम एक बार आप रीड कर लें तो इसमें उन 4 फेजेस की बात हुई है, 4 डिफरेंट स्टेजेस की बात हुई है हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं। विजन फेज़ है आपके पास, उसके अलावा डिफरेंट फेजेस जो भी हैं, डेफिनेशन फेज़ है, डेवलपमेंट फ़ेज़, मेंटेनेंस फ़ेज़, इन सब को हम लास्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये तो था रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे आपने एमसीक्यू के लिए ये देख लेना है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द डेफिनेशन फेज़ ऑफ द सिस्टम, राइट। कि जो मतलब आपके पास ऑप्शन इस तरह आएंगी कि डेफिनेशन फ़ेज़ के साथ, या विजन फ़ेज़ के साथ, या डेवलपमेंट फ़ेज़ किस फ़ेज़ के साथ जो है वो डील करता है कौन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो आपने जो है वो डेफिनेशन फ़ेज़ को सिलेक्ट करना है। देखें अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखें अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होगी कि अगर फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपने जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है, तो उस सॉफ्टवेयर के डेवलप करने से शुरू में उससे पहले आप पे ज़रूरी है कि आप देखें कि कौन कौन उसके एंड यूज़र्स होंगे, कौन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा मैं जो बनाऊंगा सॉफ्टवेयर, और उसके अलावा क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, क्या फ़ीचर्स होने ज़रूरी हैं, तो ये सारा कुछ। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मेंशन्ड हैं, सो इट्स बेटर कि आप इसको एक बार रीड कर लें। यहाँ पे हम IEEE का जो है डेफिनेशंस हैं कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, उनमें से एक दो देख लेते हैं। देखें कंडीशन और कैपेबिलिटी नीडेड बाय यूज़र टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। देखें अब कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, या कोई भी अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम अगर डेवलप किया जाता है, तो वो हम क्यों कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप करता है, क्यों? क्योंकि हम एंड यूज़र की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, या एंड यूज़र कुछ ऑब्जेक्टिव कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो हम उसमें उसकी हेल्प आउट उसको करने के लिए हम वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वही कंडीशंस, वही कैपेबिलिटीज़, वही चीज़ें हैं जो एक यूज़र को चाहिए होती हैं कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं IEEE की। तो ऐसे ये पेपर में आती तो नहीं है शॉर्ट में या MCQs में, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स के लिए इसको एक बार देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे देखें कि जो 40 to 45% डिफ़ेक्ट्स मतलब पाए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में, वो पुअर रिक्वायरमेंट गैदरिंग की वजह से होता है। ठीक है। तो ये आपने MCQs के लिए देख लेना है कि 40 to 60% जितने भी डिफ़ेक्ट्स आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं ना, वो किस वजह से मिलते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग होती है वो प्रॉपर नहीं की गई होती, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट नहीं की गई होती। ठीक है। तो ये तो था कि रिक्वायरमेंट्स की इसलिए इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है और हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने से पहले ही जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दें, जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाए तो फिर हमें पता चले या फिर रियलाइज़ हो, या फिर जिन लोगों ने यूज़ करनी है वो बिल्डिंग, वो कहेंगे हमें तो एक रूम यहाँ पे और एक्स्ट्रा चाहिए था। तो अब वो मैपिंग वाला पूरा सिस्टम हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, फर्निशिंग हो गई, तो एंड पे वहाँ पे रूम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी होता है कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले ही सोच लेना होता है, और जो एंड यूज़र्स होते हैं जिन्होंने इंटरेक्ट करना होता है उस सॉफ्टवेयर के साथ, उनकी हेल्प से आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को पहले गैदर कर लेना है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो यही रिक्वायरमेंट गैदरिंग की आपके पास इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाएँ
तो क्या होता है कि एरर्स के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको दिखाया हुआ है ना, वो दिखाया हुआ है कि अगर एरर्स आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किस फेज़ में आए तो उन एरर्स की करेक्शन के लिए कितनी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट्स में सबसे कम है कि अगर यहाँ पे ही एरर पकड़ लिए जाएँ तो मतलब इजीली रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली जाएँ अच्छे से, तो फिर एरर्स के चांसेस वगैरह कम होते हैं और कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन मेंटेनेंस में देखें कि सबसे ज़्यादा है, 200 टाइम्स ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बन गई और एंड पे कहें कि अभी ये इसमें चेंज कर दो, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह रोल ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स को भी एक बार रीड कर लें कि डिफरेंट लोगों को जो है वो क्यों चाहिए होती हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो देखें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए चाहिए होती हैं, फिर जब एक बार प्रोजेक्ट प्लान हो जाए तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में चाहिए होती हैं, इसी तरह यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इन सब में फिर सिस्टम की जो यूनिट टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसके अलावा जो है वो आपके पास चेंज कंट्रोलर प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए भी जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। अगर इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।